नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। जी हां, चुनाव आयोग भारत की वह महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था जो भारत में संपन्न होने वाले चुनावों की शुचिता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता का पूरा ख्याल रखती है। चुनाव आयोग की अगर बात करें तो वर्तमान में इसके अगर अधिकारी गण की हम बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। हाल ही में इसके एक चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त हुए। अब उनकी जगह पर एक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। ऐसे में इस नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नई है। इस नई प्रक्रिया के तहत यह पहली नियुक्ति होगी, इसलिए पूरा का पूरा यह संदर्भ चर्चा का विषय है। तो आइए देखते हैं आज का संदर्भ क्या है। आज का संदर्भ है हमारा कि नए चुनाव आयुक्त नई प्रक्रिया से होगी नियुक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के चर्चा के बिंदुओं के बारे में। तो चर्चा के बिंदु हमारे यहाँ खबर क्या है सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई, एक आदेश आया, गाइडलाइन नहीं कहेंगे, एक आदेश आया, उसमें कुछ आदेशित किया गया। उसके बाद अब तक कैसे होती थी नियुक्ति उस बात को भी हम देखेंगे, और क्या नया कानून बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको देखेंगे। और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात अगर खबर की करें तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। द न्यू प्रोसेस फॉर पिकिंग इलेक्शन कमिश्नर्स व्हाई इट वाज ब्रॉट इन। इस खबर के आलोक में हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे जी, ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पहली बार जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा नए सदस्य के नियुक्ति को लेकर। तो इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में इस नियुक्ति को लेकर भारत के सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया जो वर्तमान में एक अधिनियम का रूप ले चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 इसका नाम है। अगर हम बात करें तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 इसका नाम है, जिस यहां पर अधिनियम की बात हो रही है। इस अधिनियम के तहत अब ये नई प्रक्रिया फिर से पूरी की जाएगी। लेकिन हाल ही में बता दें आपको कि एक गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ जिसका नाम है एडीआर अर्थात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसके द्वारा इस प्रक्रिया को चुनौती भी दी गई थी जब यह अधिनियम का रूप ले लिया था। उस चुनौती की वजह से भी यह पूरी प्रक्रिया चर्चा में है। और इस एनजीओ की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसमें इसके अधिवक्ता थे प्रशांत भूषण जी, और उन्होंने यह कहा कि जो संविधान पीठ का इससे पहले फैसला आया था उस फैसले का कहीं ना कहीं इस अधिनियम में उल्लंघन किया जा रहा है और लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके साथ विपरीत व्यवहार इसके माध्यम से किया जा रहा है। ये इनका कहना था, ये इनकी दलील थी। क्योंकि इसमें इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई थी उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, एक उस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश को स्थान दिया गया था। और इस अधिनियम में हम कहेंगे, इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया गया। इस पर कड़ी आपत्ति थी। इस बात को लेकर यह पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में है। तो आइए देखते हैं क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद यह संदर्भ हमको ठीक से समझ आएगा। तो देखिए, मार्च 2023 की घटना है। 2 मार्च 2023 को संवैधानिक पीठ एक सुनवाई कर रही थी इस मामले का, जिसमें जो मामला था वो अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामला इसको कहा जाता है। इस केस की सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि जो नियुक्तियां होती हैं चुनाव आयोग में, जो नियुक्तियां हो रही हैं, उस नियुक्ति में जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के हाथों में अगर पूरी तरह से इसको छोड़ दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। तो कार्यपालिका के हाथों में छोड़ने के विपरीत प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव होंगे। इसलिए चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और क्या कहा उसने? कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, ये राष्ट्रपति जो द्वारा जब अपॉइंट किए जाएं तो एक समिति बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में प्रधानमंत्री हो, साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता हो। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष में उसके जो नेता हो वो उनकी जगह पर हो, और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो। इन 3 लोगों के माध्यम से यह समिति बनाई जाए। और ये इस पूरी प्रक्रिया में इस समिति के द्वारा जिनको सुझाया जाएगा वो राष्ट्रपति की मुहर के बाद फिर से यहां पर अपॉइंट होंगे।
संसद नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बाद में ये तब तक के लिए ये प्रावधान है जब तक कि संसद इस पर एक कानून पारित करके उसके हिसाब से इस प्रक्रिया का नियमन नहीं कर लेती है, तब तक के लिए ये एक तरह से सुझाव है, इस पर काम किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि कार्यपालिका के हाथों में ज्यादा इस व्यवस्था की पकड़ को देना कहीं ना कहीं अहितकर होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में कही। अब एक नजर डालते हैं कि अब तक कैसे होती रही, अब तक की व्यवस्था क्या थी। तो अब तक कैसे होती थी नियुक्ति, तो पूरी तरह से केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप था। इस बात को लेकर कई बार आपत्तियां दर्ज की जाती रहीं। नामों की सिफारिश केंद्र सरकार करती थी और राष्ट्रपति की मुहर उस पर अगर लग जाती थी तो वो लोग सीधे तौर पर नियुक्त हो जाते थे। अब इसमें कमी ये थी कि जो विपक्ष है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था। लोकतंत्र में विपक्ष का भी अधिकार होता है, उस अधिकार को एक तरह से इग्नोर किया जा रहा था। विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से इग्नोर थी और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उसको जगह नहीं दिया गया था। ये बात तो अब तक की थी। अब देखिए, एक नजर डालते हैं जरा सा कि क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, इसका प्रोविजन कहां हुआ। तो देखिए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया है। और जहां तक इसके संख्या और कार्यकाल की बात होती है तो संख्या संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होती है। अर्थात संसद चाहे तो विधि बनाकर इसमें चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की संख्या को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। कई बार ऐसा देखने में आया भी है। 1989 में आप देखेंगे कि इनकी संख्या में वृद्धि करके 1 से 3 कर दिया गया, फिर 90 में 1 कर दिया गया, फिर आप देखेंगे तो 93 में 3 कर दिया गया और तब से लेकर अब तक यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अब ये कहने का मतलब यह है कि संसद विधि के अधीन ये है, संसद विधि बनाकर इस संख्या को परिवर्तित कर सकती है। अब देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती थी उसकी सलाह पर नियुक्ति अब तक होती थी। अभी तक इनका जो कार्यकाल है उसकी अगर बात करें, जो तय अभी तक व्यवस्था है उसमें 6 वर्ष या 65 साल, इनमें जो भी पहले हो जाएगा। अगर पहले 65 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। अगर 6 साल का कार्यकाल पूरा करना हो, 65 साल नहीं होते हैं, तो दोनों में जो पहले हो उस हिसाब से यह कार्यकाल तय होता है। साथ ही अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो प्रमुख होता है, लेकिन अगर अधिकारों की बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के अधिकार सिमिलर ही होते हैं, अधिकारों में कोई अंतर नहीं है। इनको जहां तक हटाने की बात होती है तो वही प्रक्रिया है जो कि CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया होती है। उसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं अर्थात 2 वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं, अगर उनको हटाना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। जहां तक फैसलों की बात होती है तो बहुमत या सर्वसम्मति के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अब देखिए, इसमें यह तो बात हो गई अब तक क्या होता रहा है, कैसे कैसे ये चीजें थी। लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए पहले भी कुछ समितियां गठित हुई, उन समितियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। इसके बाद कुछ मामले न्यायालयों में गए, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बात कही गई। अगर इन समितियों पर एक नजर डालें तो 1975 में ही आप देखेंगे एक तारकुंडे समिति का गठन हुआ था। इस तारकुंडे समिति में यह बात 1975 में ही कही गई थी कि एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों, वो सलाह दें और उसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में इसी बात को दोहराया था। अर्थात इस समिति ने जो सुझाव दिए इसी बात को 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा भी कहा गया। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 जो आया वो भी इसमें कुछ बातें ऐड करता है। उसने कहा कि जो कानून मंत्री हैं और राज्यसभा के उपसभापति हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। तो समितियां भी पहले से ये सुझाव देती रही। आगे अगर देखें तो 2015, 17, 21 और 22 में 4 ऐसे मामले हैं, 4 ऐसी याचिकाएं हैं जो शीर्ष अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती हैं चुनाव आयुक्तों को लेकर जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन के लिए। देखें, 2018 अक्टूबर 2018 को 2015 की याचिका पर विचार करना शुरू किया शीर्ष अदालत ने और 2 न्यायाधीशों की पीठ ने यहां पर यह महसूस किया कि इस मामले में जो संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है और इस मामले में अभी तक भारत के जो चुनाव आयोग से संबंधित मामला है अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट में इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, बहस नहीं हुई। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए इसको संविधान पीठ को सौंपने के बात की गई और संविधान पीठ को सौंपा गया और बाद में संविधान पीठ ने इसकी सुनवाई भी की और उस पर अपना निर्णय भी दिया।
तो ये कुछ पहले की प्रक्रियाएं हैं, वो निर्णय अभी आपको बताया गया। अब हमें देखना है कि वर्तमान में वो नया कानून क्या है जिस कानून के आधार पर अभी इस नए आयुक्त की नियुक्ति होनी है। उस नए कानून पर अगर विचार करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें, कार्यालय की अवधि अधिनियम, इस अधिनियम की जो धारा 7 है, उस धारा 7 में इस बात का वर्णन किया गया है। क्या है धारा 7 में? तो यह कहा गया कि जो नियुक्ति होगी, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, वो सचिव स्तर का होना चाहिए। सचिव स्तर का पद या तो पूर्व में कभी धारित किया हो या वर्तमान में धारित कर रहा हो, उसको इस पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। साथ ही एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी और उस सर्च कमेटी में क्या होगा? तो सर्च कमेटी में उसका अध्यक्ष होंगे कानून और न्याय मंत्री, इस सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे और इसमें 5 व्यक्तियों का एक पैनल होगा। उस पैनल में वो व्यक्ति शामिल होंगे जो कि सचिव स्तर के रहे होंगे। वो व्यक्ति ही इस पद पर, चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर अपॉइंट होंगे। साथ ही एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और इस सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? जो व्यक्ति होंगे ये नीचे दिए गए हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। इसी सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर इन आयुक्तों की नियुक्ति निर्धारित होगी, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री होंगे पहले, तो इस सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ये इसके सदस्य होंगे। और साथ ही जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा, ये भी इसका सदस्य होगा। अब यहां पर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें 2 बातें तो लगभग मान ली गई, लेकिन यहां पर जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, इस पर लोगों को आपत्ति है कि यहां फिर से सरकार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है और लोकतंत्र का पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। इसी को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि इसमें संसद द्वारा अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो नियम के आधार पर, कोई विधि अगर पारित करती है तो विधि के आधार पर इसमें आगे व्यवस्था बनाई जा सकती है। और सरकार ने वही कार्य किया, एक विधि बनाई और विधि के तहत, इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था वर्तमान में संचालित हो रही है। तो यह नया कानून है, इसके हिसाब से अब नई सेवा निवृत्ति के बाद नई नियुक्ति होगी। अब देखें आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 323 या उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।